गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत लंबा था। इस अधिनियम में 451 धाराएं थीं और 15 परिशिष्ट थे। हम बात करते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है अखिल भारतीय संघ। 1935 के अधिनियम में ये निर्णय लिया गया था कि केंद्र में ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और उन देशी रियासतों को मिलना था जो स्वेच्छा से इसमें सम्मिलित होना चाहें। अधिनियम के अनुसार प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतें इस संघ में सम्मिलित नहीं हुई। देशी रियासतों की एकमतता नहीं हो सकी। इसलिए इस अधिनियम द्वारा जिस संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था उस संघ की स्थापना नहीं हो सकी। तो 1935 के अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि पहली बार भारत में एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए, ये डिसीजन लिया गया। लेकिन चूंकि देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था इसमें शामिल होना और देशी रियासतों के द्वारा मना कर दिया गया, इसलिए इस संघ की स्थापना नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी ये अधिनियम इस कारण महत्वपूर्ण है कि पहली बार एक अखिल भारतीय संघ भारत में स्थापित किया जाए। यह प्रस्ताव 1935 के अधिनियम द्वारा रखा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रांतीय स्वायत्तता। देखिए, हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था, द्वैध शासन व्यवस्था। 1935 के अधिनियम में क्या हुआ कि प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई और प्रांतों में स्वशासन की स्थापना की गई। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि प्रांतों का शासन लोकप्रिय मंत्रियों के हाथों में सौंप दिया गया और गवर्नर से ये अपेक्षा की गई कि गवर्नर मंत्रियों की सलाह से प्रशासन का संचालन करेगा। ये मंत्री प्रांतों की व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते थे और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते थे। अर्थात 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। 1919 के अधिनियम में हमने देखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में तो उस द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई। यहाँ पर भी जो विषय थे प्रशासन के, उनको दो भागों में बांटा गया। कुछ संघीय विषय जो थे वो गवर्नर जनरल को सौंपे गए और उनको उन विषयों में कहा गया कि इनके बारे में जो भी निर्णय है वो लेने का अधिकार गवर्नर जनरल को है। ये विषय कौन से थे? ये विषय थे सुरक्षा, विदेशिक संबंध, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्रों की व्यवस्था। ये विषय गवर्नर जनरल को सौंपे गए। इसके अलावा जो अन्य विषय थे वो सौंप दिए गए मंत्रिमंडल को और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। तो इस तरीके से अब केंद्र में दोहरे शासन की व्यवस्था आ गई। कुछ विषय गवर्नर जनरल के पास थे और जो अन्य विषय थे वो मंत्रिमंडल को सौंप दिए गए। नेक्स्ट है संरक्षण और आरक्षण, सेफ गार्ड्स एंड रिजर्वेशंस। इससे क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय ये है कि 1935 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर को विशेष परिस्थितियों में केंद्र एवं प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने का व्यापक अधिकार प्रदान किया गया। तो ये जो अधिकार दिए गए गवर्नर जनरल और गवर्नर को, यही कहलाते हैं संरक्षण एवं आरक्षण। अर्थात कहने के लिए केंद्र में दोहरा शासन था, प्रांतीय स्वायत्तता थी, लेकिन
फिर भी गवर्नर जनरल और गवर्नर को यह अधिकार था कि वो कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्तरदायी शासन में भी हस्तक्षेप कर सकते थे। तो ये एक तरीके से गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास बहुत बड़ी पावर थी, जिसके आधार पर वो उत्तरदायी शासन में भी इंटरफेयर कर सकते थे। नेक्स्ट है विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार। अधिनियम के द्वारा संघीय व्यवस्थापिका के 2 सदन बनाए गए, एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या थी 260। प्रांतों में भी 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट विशेषता थी शक्ति विभाजन। अधिनियम के द्वारा केंद्र और प्रांत सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन किया गया और इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में ऐसे विषय थे जिनका संबंध पूरे भारत से था और इसमें कुल 59 विषय थे। ये विषय थे जैसे जल, स्थल और वायु सेना, वैदेशिक विभाग, डाक, तार, मुद्रा, संचार, बीमा, बैंक, संघीय लोक सेवाएं आदि। तो ये ऐसे विषय थे जो अखिल भारतीय महत्व के थे और इनको संघीय सूची में रखा गया। प्रांतीय सूची में ऐसे विषय थे जिनका संबंध प्रांतों से था। इसमें कुल 54 विषय थे जैसे शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं। इस तरह के जो विषय थे ये प्रांतीय सूची में थे। और एक तीसरी सूची थी समवर्ती सूची। इसमें कुल 36 विषय थे जिनमें दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, कारखाने, श्रम कल्याण, तो ये विषय समवर्ती सूची में थे। संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका कानून बनाती थी, प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं और समवर्ती सूची के विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती थी। लेकिन दोनों में अगर विरोध होता तो संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य किया जाएगा। ये व्यवस्था इस अधिनियम में की गई। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय। अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था भी की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश रखे गए। और संघीय न्यायालय का मुख्य काम था संविधान की व्याख्या करना, प्रांतीय और संघीय सरकारें एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण ना करें, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अंतिम जो शक्ति थी इस संबंध में वो लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल को दी गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम के द्वारा भी भारतीय शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता ही बनाए रखी गई। संघीय व्यवस्थापिका को या प्रांतीय विधानमंडल को अधिनियम में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर अधिनियम में परिवर्तन करना है तो ये सिफारिश तो कर सकती थी। प्रांतीय व्यवस्थापिका या केंद्रीय व्यवस्थापिका अधिनियम में संशोधन की सिफारिश कर सकती थी, लेकिन अधिनियम में संशोधन करने की शक्ति केवल ब्रिटिश संसद को प्राप्त थी। नेक्स्ट है प्रस्तावना का अभाव। 1935 के अधिनियम की कोई प्रस्तावना नहीं थी। बाद में 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इसमें जोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश सरकार ये बता सके कि हमारा लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत परिषद का अंत। देखिए, काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता ये मांग कर रही थी कि भारत परिषद को समाप्त किया जाए। इसलिए
1935 के अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री को एडवाइस देने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किए गए, लेकिन ये भारत मंत्री की इच्छा थी कि वो उनसे परामर्श ले या ना ले। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। हमने देखा था कि 1909 के अधिनियम द्वारा सबसे पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव पद्धति लागू की गई। इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन चूंकि अंग्रेजों की पॉलिसी थी फूट डालो और राज करो, इसलिए 1919 के अधिनियम द्वारा उन्होंने इसका कुछ और विस्तार किया। पुनः 1935 के अधिनियम द्वारा उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया। एंग्लो इंडियंस, ईसाई, यूरोपियंस और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार किया गया। नेक्स्ट बात हम करेंगे बर्मा, बरार और अदन। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और बरार के साथ क्या किया गया कि बरार के ऊपर हैदराबाद के निज़ाम की सत्ता स्वीकार कर ली गई और उसको मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। तो ये हमने देखा कि 1935 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थी और 1935 के अधिनियम का जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा वो ये रहा कि प्रांतों में स्वायत्तता की स्थापना की गई और केंद्र में दोहरा शासन लागू कर दिया गया। हालांकि जिस संघ की स्थापना की बात इस अधिनियम में की गई थी वो संघ स्थापित नहीं हो सका। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता केवल एक भ्रम मात्र था, क्योंकि गवर्नर और गवर्नर जनरल को संरक्षण और आरक्षण के नाम पर यह अधिकार दिया गया था कि वे उत्तरदायी शासन में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का भी विस्तार किया गया, जो कि भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद भी इस अधिनियम का महत्व ये है कि प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतों में स्वशासन की नींव इस अधिनियम के द्वारा रखी गई। थैंक यू।